बड़ी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारे फिज़िक्स का पहला डेमो वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि तुम इन्वेस्टमेंट करो, तुम पहले ये वीडियो देखो कि तुमको समझ में आता है क्या तुम्हारे सामने जब इस तरीके से एक वीडियो आता है, क्या जो मैं बातें बोल रही हूँ वो तुम समझ पाते हो? बिकॉज आई नो जब तुम पैसे खर्च करते हो तुम चाहते हो कि हर एक पैसे के बदले में उतना ही रिटर्न मुझे मिले। एंड मैं चाहती हूँ कि एट द एंड ऑफ द मोमेंट तुम्हें ऐसा फील हो कि जितना मैंने पे किया उससे कई गुना ज़्यादा दीदी ने मुझे रिटर्न दिया। ये चैप्टर बिहेवियर ऑफ गैसेस, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, लाइट चैप्टर के बाद सबसे आसान यही चैप्टर है। लेकिन काफ़ी बार होता क्या है ना कि इतने सारे इक्वेशंस को देखना हमें अच्छा नहीं लगता और हमें ये चैप्टर बहुत बुरा लगता है, पर ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है एंड मैं तुम्हारे लिए स्कोरिंग बना के रहूँगी। दैट्स माई प्रॉमिस। ये सारे टॉपिक्स आज के वीडियो में डिस्कस होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका कि हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। आई होप तुमको पता है इतना कि गैसेस होते क्या हैं। बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है कि मैटर उन चीज़ों को कहा जाता है जो कि स्पेस लेते हैं, जिनका कि कोई मास होता है। मतलब अभी मास वास के कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाते हैं, अभी अपने आप को सिंपल क्लास 2-3 के लेवल पे पहुंचते हैं और वहाँ हम समझते थे कि ऐसा कोई भी चीज़ जो कि जगह ले उसे हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर भी इस खुले आकाश में एक जगह लेता है तो ये एक मैटर है। ये चश्मा भी एक जगह लेता है तो ये एक मैटर है। मेरा फ़ोन इस वक्त इस पूरे खुले मेरे रूम में एक जगह ले रहा है तो वो भी एक मैटर है। यानी कि दीदी ऐसा कोई भी चीज़ जो जगह लेता है वो एक मैटर है और आसपास मेरे एटलीस्ट मेरे आँख से जो चीज़ें दिखती हैं वो अपने आप में एक मैटर है। बट मैटर के भी 3 टाइप्स होते थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें से हम लोगों को गैस पे फोकस करना है। बिहेवियर ऑफ गैसेस में हम लोग मैटर के कौन से टाइप पर फोकस कर रहे हैं? गैस के ऊपर। तो हमें समझना होगा कि आखिर गैस जो कि एक मैटर का टाइप है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गैस सॉलिड से तो अलग होगा ना भाई, गैस लिक्विड से तो अलग होगा। तो किस किस पर्सपेक्टिव में, किस किस दायरे में गैसेस अलग हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहला पार्ट है शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेटली हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि गैसेस का कोई शेप नहीं होता। अरे भाई सिंपल सी बात है, ये मार्कर मेरे हाथ में जो है ये एक सॉलिड है, इसका कि एक फिक्स्ड शेप है। लेकिन गैसेस जो हमारे इर्द गिर्द है, हवा में यूं ही खुले गैस मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, उनका तो कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, उनका ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। जब तक उनको किसी एक लिमिटेड कंटेनर के अंदर बंद ना करूं तब तक तो वो जितना दूर उतना दूर फैल सकते हैं, तो उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। यानी कि दीदी आप ये कहना चाहती हैं कि जब तक आप किसी कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स को बंद ना करें, गैस एटम्स को बंद ना करें, तब तक ये गैस एटम्स या मॉलिक्यूल्स का अपना कोई शेप नहीं होने वाला है। बिल्कुल सही। और अपना कोई वॉल्यूम भी नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस, कैपेसिटी। तो जब तक मैं इसे किसी कंटेनर के अंदर बंद ना करूं तब तक तो ये जितना मर्जी उतना एरिया कवर कर सकता है, जितना मर्जी उतना ज़्यादा स्पेस ले सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसीलिए गैस का ना तो कोई फिक्स्ड शेप होता है ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दूसरी बात होती है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है समान, एक जैसा। सिंपल सा बात है, मैं उस रूम में परफ्यूम लगाई और मेरे भैया को यहाँ तक महक आ गया कि अच्छा लग रहा है, कहीं जा रही है परफ्यूम लगा रही है। कैसे हुआ भाई? क्योंकि जैसे ही मैंने परफ्यूम स्प्रे किया वो मॉलिक्यूल्स मेरे हवा में इवनली स्प्रेड होना शुरू किए। मतलब ऑफकोर्स जब मैंने स्प्रे किया तो यहाँ पे फैले हुए थे वो परफ्यूम के सुगंध, लेकिन धीरे धीरे वो हर रूम तक पहुँचने लगे, हर गैस मॉलिक्यूल से घुलने मिलने लग गए। तो ये काइंड ऑफ बोल सकते हो कि ये बहुत ही एक्सट्रोवर्ट बच्चे हैं, इनको सबके साथ मिलना पसंद है। जैसे इनको खुला छूट दे दो ये सबके साथ मिल जाते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्प्रे किया तो बस यहीं तक अब सीमित रहेगा, ये धीरे धीरे पूरे एटमॉस्फेयर में, तुम्हारे पूरे घर में फैलने लगेगा। तुम चाहे वहाँ खड़े होकर स्मेल करो, वहाँ स्मेल करो, तुमको स्मेल एक ही जैसा महसूस होगा। ऑफकोर्स मेरे पास आओगे तो ज़्यादा महसूस होगा बिकॉज मेरे बॉडी के कॉन्टैक्ट में है। अदर देन दैट इवनली स्प्रेड आउट करने की कोशिश करता है गैस मॉलिक्यूल्स। आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। तीसरा बात है रैंडम मोशन। जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर तुम उसे किसी कंटेनर के अंदर बंद कर दोगे तो ऐसा नहीं कि गैस मॉलिक्यूल्स चुपचाप ऐसे बैठे हुए हैं कि ठीक है बस बंद है अब क्या। नहीं भाई, वो छटपटाते हुए एक बच्चे की तरह है। तुम बस उनको बंद कर दो कंटेनर के अंदर, उछलते रहेंगे, कूदते रहेंगे, दीवार से टकराएंगे, खुद से टकराएंगे, इधर उधर
तो उनके अंदर एक रैंडम मोशन चालू रहता है। हम बचपन में ऐसा काफ़ी बार मैंने भी सुना है कि काफ़ी छटपटाती हुई बच्ची है ये, शांत बैठती नहीं है। मतलब मैं बहुत नॉटी थी स्कूल्स में भी, इनफैक्ट 11-12 तक मैं बहुत ज़्यादा नॉटी रही हूँ। क्लास में मैम जैसे ही निकली वैसे ही मैं भी कॉरिडोर में चली जाती थी, मैं भी वॉशरूम चली जा रही हूँ, मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ चली जा रही हूँ, क्योंकि 11-12 में डांटने वाले लोग थोड़े, मतलब टीचर्स कम डांटते हैं, इसलिए उसका एडवांटेज मैं उस समय उठाती थी। खैर, मैं बोलना क्या चाहती हूँ कि गैस मॉलिक्यूल्स भी छटपटाते हुए बच्चे की तरह हैं। वो चुप नहीं रहते, उनको तुम कंटेनर में बंद ही कर दो, फिर भी वहाँ से उछल कूद के कंटेनर के दीवार को धक्का मुक्की मारेंगे कि हमको बाहर निकालो, हमको बाहर निकालो। दैट इज़ देयर बिहेवियर। ठीक है, ये भी बात बोले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज़ यही अभी के अभी समझो, अभी के अभी। क्या दीदी, तुमने कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स को बंद किया है और अभी मैंने बताया कि गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है, तो जाहिर सी बात है ये कंटेनर के वॉल को हिट करेंगे, इजंट इट दीदी? हाँ, ये हिट करेंगे। ऐसे धक्का मुक्की मारते समय एक दूसरे से टकराते टकराते वॉल से भी तो टकरा जाएंगे। तो जब ये वॉल से टकराएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वॉल के या फिर कंटेनर के जो सरफेस है उसके ऊपर। बात समझ पा रहे हो? इमेजिन करो मैं गैस मॉलिक्यूल हूँ और मेरे इर्द गिर्द तुमने कंटेनर से बंद कर दिया मुझे, तो मैं धक्का मुक्की मार रही हूँ, मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं भी तो एक फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। किसके ऊपर? कंटेनर के वॉल के ऊपर, कंटेनर के सरफेस के ऊपर। तो ध्यान से सुनो, मान लो एक पल के लिए कि कंटेनर का जो यहाँ पे एक सरफेस है, ये एरिया, ये 10 मीटर स्क्वायर का है, 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है। तो हर 1 मीटर स्क्वायर पे जो गैस मॉलिक्यूल्स टक्कर मार रहे हैं, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसी को प्रेशर बोला गया है एसआई यूनिट के टर्म्स पे। यानी कि दीदी प्रेशर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पे, वो यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन किसी एक यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसी को हम लोग प्रेशर का नाम देते हैं। तो प्रेशर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्रेशर यानी दबाव हम लोग समझते हैं, लेकिन उसका रिफाइंड मीनिंग ये निकल के आता है कि एक छोटे से एक यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है गैस मॉलिक्यूल्स के द्वारा, उसको गैस का प्रेशर बोला जाता है। गेट माय पॉइंट? ये याद रखना है, ठीक है। आगे बात है कंप्रेसिबिलिटी। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि बहुत फैले फैले से होते हैं, यानी कि उनके बीच में ये स्पेसेस बहुत ज़्यादा है, ये उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। एज अ रिज़ल्ट अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इनको कंप्रेस करने की कोशिश करूँ तो ये कंप्रेस हो जाएंगे। भाई जैसे कि समझो मेरे 4-5 फ्रेंड आ गए मेरे रूम में, लेकिन मान लो मम्मी बोल रही है कि नहीं नहीं तुम लोग इतना जगह इतना दूर दूर क्यों बैठे हुए, साथ में आओ। तो हम लोग साथ में आके बैठ सकते हैं, क्योंकि वैसे हम लोग फैल के बैठ रहे थे, अब थोड़े चिपक के बैठेंगे, बैठ तो सकते ही है ना। हम लोग क्या हो गए? कंप्रेस हो गए। सिमिलरली गैस मॉलिक्यूल्स को भी बड़े आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, पिचकाया जा सकता है। दैट्स द राइट वर्ड। क्यों? क्योंकि दीदी उनके अंदर बहुत सारे गैस स्पेसेस थे, तो स्पेस को आप कंप्रेस कर दीजिए, पॉसिबल है। सही बात है। फिर आता है हाई वॉल्यूम एंड लो डेंसिटी। अभी जस्ट बताया गैस मॉलिक्यूल्स उनको अगर खुला छूट दे दो तो ये उधर इधर उधर कैसे भी फैल जाते हैं, और चूंकि ये इतने फैले फैले से होते हैं तो उनके थ्रू पास करना बड़ा आसान होता है। जैसे मैं एक सिंपल बात बोल रही हूँ, ये एक सॉलिड मैटर है, इसके थ्रू उंगली लेकर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स, इसके एटम्स बहुत क्लोजली चिपक के बैठे हैं। लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स तो बड़े ही खुले खुले से, तो उनके थ्रू तो मैं हाथ वाथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई भी एक्टिविटी कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि गैस मॉलिक्यूल्स बहुत फैले फैले होते हैं तो वो डेंस नहीं होते, वो गाढ़े नहीं होते, उनके थ्रू गुजरना बड़ा आसान होता है। बात समझ पाए? तो एक बार रिवाइज करें। शेप या वॉल्यूम नहीं होता, जिस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर का शेप और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। होमोजीनियस होता है, यानी कि तुम एक जगह स्प्रे करो या एक जगह से ये हमेशा दूसरे जगह पे इवनली स्प्रेड करने की कोशिश करता है। रैंडम मोशन में होता है, चुपचाप शांत बच्चे की तरह नहीं रहता। प्रेशर, एक यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई करता है गैस, उसी को हम लोग प्रेशर कह रहे हैं।
कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि वैसे तो ये फैल के जीता है, लेकिन हम लोग अगर नहीं चाहते कि ये फैले तो कंप्रेस करना भी पॉसिबल होता है, गैप्स थोड़े कम हो जाएंगे। और हाई वॉल्यूम होता है, और हाई वॉल्यूम होने के कारण ये बहुत गाढ़ा नहीं होता है, बहुत ही लो डेंसिटी होता है इसका। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। जाहिर सी बात है, शेप एंड वॉल्यूम ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये तो एक रैंडम सी एक फैक्ट हो गई गैस के बारे में। इससे हम आगे क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करें, दैट्स फाइन। हमको मुद्दा होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में प्रेशर से, हमको मुद्दा होगा वॉल्यूम से। हमें गैस का प्रेशर, वॉल्यूम ये सब नापना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के कारण। इसीलिए मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ में हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन सब की बात कहते हैं कि गैस का टेम्परेचर क्या है, गैस का प्रेशर क्या है, गैस का वॉल्यूम क्या है। ये मुद्दा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन कि गैस जो है वो इवनली स्प्रेड आउट होता है, उसका कोई शेप नहीं होता, रैंडम मोशन में होता है। ये हमारे लिए उतना भी इम्पॉर्टेंट बातचीत नहीं है जितना कि इम्पॉर्टेंट बात प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है गैस का। गॉट माई पॉइंट। इसलिए मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ में कुछ चुनिंदा ही कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी हम जिक्र करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर के बारे में। ऑलरेडी बातचीत हो गया है, लेकिन एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। प्रेशर ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि दीदी एक कंटेनर का एक यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगा रहा है गैस मॉलिक्यूल, वो गैस का प्रेशर है। देखो, अगर तुम लैबोरेटरी में बैठकर गैस के प्रेशर को नाप रहे हो तो वहाँ पे जो तुम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो उसको हम लोग मैनोमीटर कहते हैं। क्योंकि आई नो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि प्रेशर नापने के लिए हमारे पास बैरोमीटर होता है ना, टॉरिसेलिस बैरोमीटर। वो सही बात है बेटा, लेकिन अगर लैबोरेटरी में हम यूज़ कर रहे हैं किसी गैसेस के प्रेशर को नापने के लिए, वहाँ हम मैनोमीटर यूज़ करते हैं। बैरोमीटर यूज़ होता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापने के लिए। बात को समझ पा रहे हो? लैबोरेटरी में अगर तुमको गैसेस का प्रेशर नापना हो तो हम मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे अर्थ सरफेस पर इस लोकेशन पे कितना प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है ये नापना हो तो हम वहाँ पे बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो दीदी इसी के साथ नया सवाल आता है कि दीदी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? सिंपल सी बात है, अगर ये हमारा अर्थ सरफेस है तो हम जानते हैं कि ऊपर हमारा पूरा ब्लैंकेट ऑफ एयर पड़ा हुआ है, एटमॉस्फेयर जिसको हम कहते हैं। तो डेफिनेटली ये एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो अर्थ सरफेस के यूनिट एरिया पर ये जो एटमॉस्फेयर या फिर ऊपर मौजूद एयर कॉलम वर्टिकली अगर तुम ऊपर जाओ तो इस पूरे एयर कॉलम ने जो फोर्स अप्लाई करा है इस यूनिट एरिया पर, इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। फिर से सुनो, हमारे अर्थ सरफेस पे किसी स्पेसिफिक यूनिट एरिया के डिस्टेंस पर उसके ऊपर मौजूद एयर कॉलम, एटमॉस्फेयर का वर्टिकली ऊपर जो एयर कॉलम है, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, इन सब का लेयर, इन सब ने मिल करके जो फोर्स अप्लाई करा है इस यूनिट एरिया पर, उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं और इसको हम लोग बैरोमीटर के थ्रू नापते हैं। ड्यू समझ में आया? ठीक है दीदी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहेंगे? स्टैंडर्ड यानी कि समथिंग जिसको हम अपना बेंचमार्क मान के चलते हैं। तुम ही बताओ ना, जैसे मान लो मैंने अपने क्लास में टेस्ट लिया 40 मार्क्स का और मैंने कह दिया कि 20 मार्क्स एक स्टैंडर्ड मार्क्स होगा क्योंकि मैंने पेपर बहुत टफ बनाया है, तो उस हिसाब से जो 20 बच्चा लेकर आएगा वो एवरेज परफॉर्मेंस पे है। उससे ज़्यादा लाने वाले बच्चे बेटर हैं, उससे कम लाने वाले बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैंने एक बेंच मार्क सेट किया ना 20 मार्क्स का। 20 आउट ऑफ 40 इज नाउ अ बेंच मार्क। सिमिलरली कोई तो एक प्रेशर होगा जिसको कि आप बेंच मार्क मान के चलो कि उससे ऊपर आया तो हाई प्रेशर कहेंगे और उससे नीचे रहा तो लो प्रेशर कहेंगे। उसी हम लोग बेंच मार्क को ही स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जो कि है क्या कि बैरोमीटर। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ तो नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे मैं एक सिंपली ड्रॉ कर रही हूँ। मान लो ये एक छोटा सा कप टाइप का या फिर एक कटोरा टाइप का है, मान लो इसके अंदर मैंने मर्क्यूरी भर दिया है ना, मर्क्यूरी मैंने इसके अंदर भर दिया है एंड फिर मैंने इसके ऊपर इस तरीके का एक छोटा सा पतला सा ट्यूब रखा है। तो डेफिनेटली तुम लोग जानते हो कि दीदी अगर आसपास एटमॉस्फेयर मौजूद है आपके, जो कि है ऑब्वियसली, तो ये कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगा मर्क्यूरी के ऊपर।
और डेफिनेटली मरकरी पे जब फोर्स अप्लाई होगा तो मरकरी इस छेद से अंदर की ओर घुस जाएगा और ये ट्यूब के अंदर ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। डिपेंडिंग ऑन यहाँ पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उतना ही ऊंचा मरकरी जाएगा। तुम सोचो ना, तुम ऐसे मरकरी को पुश कर रहे हो तो डिपेंडिंग कि तुम कितना यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी तेजी से मरकरी ऊपर जाएगा। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट तुम 0 मीटर हाइट पर कर रहे हो, 0 मीटर हाइट को हम लोग सी लेवल भी कहते हैं। सी लेवल मतलब क्या होता है? 0 मीटर। अगर तुम ये एक्सपेरिमेंट 0 मीटर हाइट पर कर रहे हो सी लेवल पर, जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड है, वहां तुम देखोगे कि ये मरकरी 76 सेंटीमीटर तक ऊंचा जाएगा। 76 सेंटीमीटर तक ऊंचा जाएगा। मतलब दीदी आप बोलना क्या चाहती है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने आप में एक बेंचमार्क है। इसको हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं? इसको डिफाइन किया है कि बैरोमीटर में अगर रखा हुआ मरकरी 0 मीटर हाइट पर, जहाँ पे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड है, अगर वहाँ पे मरकरी 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक गया तो हम इसको स्टैंडर्ड मानेंगे। अगर इसके ऊंचा चला गया तो हम लोग इसको हाई प्रेशर डिक्लेयर करेंगे। अगर इसके नीचे रह गया तो हम लोग इसको लो प्रेशर डिफाइन कर देंगे। बात समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड फिक्स किया है। जाहिर सी बात है तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दीदी सी लेवल का ये चक्कर क्या क्यों आया, क्यों नहीं आया? जब हम लोग ज्योग्राफी का एटमॉस्फेयर चैप्टर करेंगे वहाँ पे ये सारी बातें फिर से करेंगे, है ना। यहाँ पे बस याद रखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर कॉलम उस यूनिट एरिया और सरफेस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। और स्टैंडर्ड यानी कि एक बेंचमार्क है जो कि डिफाइन किया गया है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जो कि इस कंडीशंस पर होना चाहिए। और मर्क्यूरी को हम लोग जैसे कार्बन को C लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं, O2 लिखते हैं, उसी तरीके से मर्क्यूरी को Hg लिखते हैं। गॉट माई पॉइंट? अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं बता दूं कि जाहिर सी बात है, अगर प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसको मेजर करने के लिए कोई यूनिट होगा ना। जैसे कि हम लोग लेंथ मेजर करते हैं तो किलोमीटर होता है या मीटर होता है, तो उसी तरीके से प्रेशर का भी अपना कोई यूनिट होगा, तो उसका डिस्कशन। तो हम लोग कुछ यूनिट्स को अभी कभी याद कर लेंगे। ये सारे यूनिट्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी याद करने के लिए कुछ यूनिट्स बता देती हूँ। और जब हम लोग टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, अगर उस दौरान हमें कुछ नज़र आता है कि दीदी ये वाला यूनिट ना शायद ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्ट पेपर में आ चुका है, तो उस वक्त पढ़ लेंगे। अभी जितना मिनिमम हमें पढ़ के चलना होगा हम उतना यूनिट याद करते हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारे यूनिट्स आते रहेंगे तो कितना ही इंसान रट सकता है। तो थोड़ी बहुत बातें देख लेते हैं कि प्रेशर का SI यूनिट होता है पास्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो अभी के अभी याद करो। प्रेशर का SI यूनिट होता है पास्कल, PA द्वारा लिखा जाता है। लेकिन दीदी इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे कि अगर आप मेरे को बोलती हैं, सपोज स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो तुमको एक मीनिंग क्लियर होता है ना कि हर सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। हर सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। स्पीड का मीनिंग तो यही होता है। तो दीदी यहाँ पे 1 पास्कल अगर प्रेशर है तो इसका क्या मीनिंग निकल के आया? इसका मीनिंग निकल के आया कि 1 न्यूटन का फोर्स हर मीटर स्क्वायर एरिया पर अप्लाई किया जा रहा है। यानी कि अगर तुम 1 यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो हम लोग उसको 1 पास्कल का प्रेशर मान के चलेंगे, क्योंकि प्रेशर क्या था? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो अगर तुम 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 न्यूटन का फोर्स देकर मारते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, तो हम लोग इसको 1 पास्कल बोलेंगे, जो कि प्रेशर का यूनिट बन जाएगा, SI यूनिट वाला। ठीक है। इसके अलावा भी प्रेशर के बहुत यूनिट्स होते हैं, जैसे कि ATM भी तुम सुने होगे, 20 ATM, 30 ATM। तो इसका मीनिंग बड़ा ध्यान से सुन लो। 1 ATM का मतलब होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। मर्क्यूरी जो बैरोमीटर में अभी देखा, जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो 1 ATM पे डिफाइंड है। तो ऐसा भी काफ़ी बार ट्रिक करने को दे सकते हैं कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एट, और 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम बोलने के बदले 1 ATM ऑप्शन में लिखा हुआ है। अब तुमको पता ही नहीं है कि दीदी क्या है, तो भैया 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जो कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको 1 ATM भी डिफाइन किया गया है। सही बात है।
और एक बात बोलो ना, तुम जानते हो आई होप कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, इजंट इट? अरे भाई ये तो जानते ही होगे। जैसे कि मैं तुमसे अगर बोलूँ 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। उसी तरीके से 1 सेंटीमीटर यानी 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो 76 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होगा? 76 इंटू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर अगर 10 मिलीमीटर होता है तो 76 सेंटीमीटर 76 इंटू 10 मिलीमीटर होगा, यानी 760 मिलीमीटर। तो इसमें और इस बात में कोई फर्क थोड़ी ना है, बस सेंटीमीटर को मीटर में लिखा है, मीनिंग तो वही है। तुम चाहे 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम बोलो या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम बोलो, बात तो वही है, बात तो वही है, इजंट इट? और इसीलिए इस यूनिट को भी हम 1 ATM ही बोल सकते हैं, क्योंकि तुम यहाँ पे यूनिट बदल रही हो लेकिन बात तो पहले जैसे कर रहे थे वही कर रहे हो। बात समझ पा रहे हो ना? मैं अगर 1 सेंटीमीटर बोलूं, मैं अगर 1 मीटर बोलूं या 100 सेंटीमीटर बोलूं, बात तो वही है। इसी तरीके से अगर मैं 76 सेंटीमीटर बोलूं या 760 मिलीमीटर बोलूं, बात तो मैं 1 ATM का ही बोल रही हूँ, 1 ATM प्रेशर का ही तो बोल रही हूँ। गॉट इट? और हुआ क्या कि हम लोगों ने सोचा कि ये मिलीमीटर ऑफ Hg बोलना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसीलिए 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के बदले हम लोग टॉर लगा देंगे। टॉर इज फॉर टॉरिसेलीज बैरोमीटर, उनके रेस्पेक्ट में, उनके ऑनर में लगा दिया। तो बात समझो, 1 ATM is 76 centimeter of mercury, okay. 1 ATM is also 760 millimeter of mercury, okay. And 760 millimeter of mercury could be even said as 760 torr. तो ये तीनों ही 1 ATM ही होते हैं। तो ऑप्शन में घबराना मत, ये तीनों बात सेम ही है, ये तीनों बात सेम ही है। और ये तीनों स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिपिक्ट करते हैं। बात समझ में आया? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिपिक्ट करते हैं। ये कुछ यूनिट्स हैं, ये तुम ये वाला भी याद कर लो, और ये दो अभी बैकग्राउंड में रहने दो, इनके बारे में ज़्यादा चर्चा हम लोग करेंगे नहीं। हम लोग एटमॉस्फेयर ज्योग्राफी में भी जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग बार्स में बातचीत करेंगे। वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रेशर जो हो रहा है वो मिली बार में नापा जा रहा है, MB। तो बार होता क्या है, तो समझो ज़रा, 10⁵ पास्कल, यानी सिंपल बात में 1,00,000 पास्कल को हम लोग 1 बार डिफाइन किया है। 1,00,000 पास्कल, बात को समझो। 1 पास्कल क्या था कि अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स पर मीटर स्क्वायर एरिया पे लगाएंगे, 1,00,000 पास्कल का मतलब क्या होगा कि आप 1,00,000 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगा रहे हैं। तो इतना ह्यूज वैल्यू है, इजंट इट? और इसीलिए हम लोग इसको 1 बार का नाम दिए हैं। तो तीन ही बात याद रखेंगे अभी, बोलो तो क्या? SI यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, जो कि होता कुछ भी नहीं है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल कह रहे हैं। ATM जो कि अनदर यूनिट है, 1 ATM इज नथिंग बट 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और 760 टॉर। तीनों 1 ATM के बराबर हैं, जो कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 0 मीटर हाइट पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर। आई होप ये सारी बातें दिमाग में घुस रही हैं। और 1 बार 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है, या फिर 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये बातें याद रहेंगी, इन दोनों को बैकग्राउंड में भी रहने दो। तो मैंने फाइनली रब कर दिया, क्योंकि छोटी मोटी बातें हो चुकी हैं। अब असली मुद्दे पे जंप करेंगे, गैस लॉस के बारे में। मेरी बातों को ध्यान से सुनना प्लीज़, इसको स्किप मत करो। स्पीड अप कर सकते हो लेकिन स्किप मत करो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। लॉ का मतलब क्या होता है? नियम, है ना? लॉ का मतलब नियम होता है। तो एक बात समझो, जब भी कोई भी लॉ फिजिक्स की दुनिया में हमें हमारे सामने रखा जाता है, तो वो लॉ कुछ कंडीशंस पे बेस्ड होता है। कहने का मतलब कि तुम मान लो तुम लॉ लिखते हो, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम लॉ लिख रहे हो, कोई नियम लिख रहे हो, तो डेफिनेटली तुम कुछ कंडीशंस के साथ वो नियम लिखोगे कि खबरदार अगर मेरे लॉ पे उंगली उठाई तो, क्योंकि तुम जानते हो कि रियल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है। रियल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो रियल वर्ल्ड में हो रहे सभी चेंजेस को शामिल करके एक लॉ लिखना बहुत मुसीबत की बात है। तो दीदी आप बोलना क्या चाहती हैं?
मैं बोलना ये चाहती हूँ कि हर लॉ कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड होता है। हर लॉ में हम लोग कुछ ना कुछ मन घड़न बातों को मान लेते हैं कि ऐसा ट्रू हो तब जाके मेरा लॉ जो है वो सच होगा। क्योंकि ऐसे तो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हर छोटे छोटे मुद्दे में खड़े हो जाएंगे कि अच्छा तुम्हारा लॉ तो यहाँ फेल हो गया, तुम्हारा लॉ तो यहाँ काम नहीं कर रहा। ऐसा ना हो इसीलिए मैंने अपने लॉ में कुछ ना कुछ अजम्पशंस मैं डाल देती हूँ, ताकि अगर तुम मेरे अजम्पशंस को फुलफिल करोगे तब जाके मेरा लॉ ठीक तरीके से चलेगा, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। यानी तुमने कुछ लॉ लिखा और तुम कह रहे हो कि मेरे अजम्पशंस को मानो और देखो यही होने वाला है जो मैं बता रहा हूँ। तुम मेरे अजम्पशंस को नहीं मानोगे तो फिर ऑफकोर्स कुछ डिफरेंट होगा, फिर मेरे सामने मत आना गाली देने के लिए। दैट्स द आइडिया। तो दीदी आप बोलना क्या चाहती है? मैं बोलना ये चाहती हूँ कि हर लॉ में कुछ ना कुछ अजम्पशन होता है, कुछ ना कुछ मन घड़न बातों को हम मान लेते हैं। और अगर तुम उन मन घड़न बातों को नहीं मानते, ऐसे ही लॉ लिख कर चले आए और विदाउट इवन मेंशनिंग कि वो अजम्पशंस क्या थे, तुमको मिलेगा 0, एटलीस्ट मेरी तरफ से। क्योंकि तुम अगर अजम्पशन नहीं लिखते हो तो तुम्हारा लॉ तो तुरंत एक फेलियर है। तुमको अपने अजम्पशंस मन गढ़न बातों को सामने पेश करना होगा ताकि तुम्हारे लॉ पर कोई उंगली ना उठा सके। तो बात समझ में आया कि हर लॉ दीदी कोई ना कोई अजम्पशन पे बेस्ड होगा। पर दीदी ये गैस लॉ होता क्या है? गैस लॉज वो डिफरेंट सारे लॉज हैं जो कि लिखे गए हैं, जो कि एक गैस ओबे करता है। वो कौन सा गैस है जो इन लॉ को फॉलो करता है वो बात का डिस्कशन है, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। बट हम अभी ये बोलना चाहते हैं कि दीदी सिंपल भाषा में बोलूँ एक बात, गैस लॉज होता ये है कि आप गैस का प्रेशर, टेम्परेचर, मास, वॉल्यूम, इन सब में क्या आपसी रिश्ता है, रिलेशनशिप, आप उसको जानना चाहते हैं। और उसी को जानने के लिए आपने गैस लॉज बनाए हैं। तो दीदी गैस लॉ क्या होता है? गैस लॉ वो लॉज होते हैं जिनसे कि हम गैसेस के प्रॉपर्टीज़ जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, इनके बीच का आपसी संबंध देखना चाहते हैं कि ये दोनों कैसे आपस में एक रिश्ता मेंटेन करते हैं। ऑफ कोर्स लॉ है तो कुछ अजम्पशन होगा। तो प्लीज़ गैस लॉ का मतलब ही यही हुआ दैट वी वांट टू फाइंड आउट अ रिलेशनशिप among the various properties of gases. Got it? तो आज हम लोग सबसे पहला गैस लॉ शुरू करने जा रहे हैं, which is nothing but Boyle's law. Believe me, बहुत आसान है। तो हम लोग सीट बेल्ट बांध लेंगे और तैयारी शुरू करते हैं। Boyle's law क्या होता है दीदी? Boyle's law अरे बड़ा सिंपल सा बात है, ध्यान से सुनो। बॉयल्स भाई साहब कह रहे हैं कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और मैं इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखूं, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ कि अगर तुम टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट रखोगे। ओहो दीदी लॉ का अजम्पशन सामने दिख गया। जी हाँ, बॉयल को पता है कि रियलिटी आएगा तो मेरा लॉ होल्ड नहीं करेगा, इसीलिए पहले ही कुछ अजम्पशन ले लिया कि अगर तुम मौजूदा टेम्परेचर और मास यानी कि गैस का जो तुमने मात्रा लिया है, जितना भी तुमने गैस सेलेक्ट किया है, अगर तुम उसको छेड़छाड़ ना करो, उसमें बदलाव ना करो, उसमें परिवर्तन ना करो, तो होगा क्या? वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्स रिश्ता एग्जिस्ट करेगा। दीदी थोड़ा सा आप समझाइए, समझ में नहीं आया, सिंपल बात बता रहे। मान लो कि यहाँ पे मैंने कंटेनर लिया और कंटेनर में मैंने गैस भर दिया है, पानी नहीं है गैस है, ठीक है, मैं ऐसे क्यों बनाऊँ, तो मैं गोल गोल करके बना रही हूँ। गैस भर दिया है और इसको मैंने कवर किया है पिस्टन से। पिस्टन क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्लाइड कर सकता है, ऊपर नीचे चढ़ सकता है, ठीक है, तो स्लाइड कर सकता है। ओके, मैं अगर इस पर बाहरी प्रेशर अप्लाई करूँ, तो यानी कि मैं प्रेशर अगर बढ़ाऊँ, तो तुम अभी जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आए हो कि गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे, सिमट जाएंगे, चिपक जाएंगे। एज अ रिजल्ट ये पिस्टन मैं अगर स्लाइड करूं नीचे तो ये नीचे खिसक जाएगा और ये गैस मॉलिक्यूल्स सामने सामने आ जाएंगे। तो हुआ क्या कि ये गैस मॉलिक्यूल पहले इतना स्पेस ऐसे फैल के लेटे हुए थे, जैसे ही सामने से किसी ने ऐसे चापने की कोशिश करी, इनको सिकोड़ना पड़ा, तो अब ये तो कम स्पेस
पहले मैं फैल के ज़्यादा स्पेस ले रही थी, अब मैं कम स्पेस ले रही हूँ। दैट्स द आइडिया कि जैसे ही प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम गिर जाता है, जैसे ही प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम गिर जाता है। तुम ही सोचो, अगर मैं प्रेशर कम कर दूँ, फैल के सोने की इजाज़त दूँ अगर, तो मैं भी तो आराम से और फैल कर सोऊंगी। तो समझो, अगर मेरे सामने से ऐसे कोई दबाव देता है तो डेफिनेटली मुझे सिकुड़ना पड़ेगा, तो मेरा वॉल्यूम कम हो जाएगा क्योंकि मैं कम एरिया, कम स्पेस को घेरूंगी। लेकिन अगर मेरे पास कोई दबाव ना हो तब तो मैं फैल के रह सकती हूँ, तब तो मैं एक्सपैंड कर सकती हूँ। और वही होता है कि अगर तुम टेम्परेचर और मास के साथ छेड़छाड़ ना करो, जितना तुमने यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल सिलेक्ट किया उतना ही रहने दो। मान लो मैंने 10 गैस मॉलिक्यूल सिलेक्ट किया है, अगर तुम उतना ही गैस मॉलिक्यूल रहने दो और उसी टेम्परेचर पे रहने दो, तब जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे डेफिनेटली वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब तुम प्रेशर घटाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, गैसेस एक्सपैंड करेंगे। यानी कि दीदी एक इन्वर्स रिश्ता है। प्लीज़ यहाँ पे एक बात सुनना, जब भी दो चीज़ों में इन्वर्स रिश्ता होता है तो हमेशा हम लोग किसी भी एक को, क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिश्ता है, तो तुम यहाँ पे प्रेशर भी लिख सकते थे, यहाँ वॉल्यूम लिख लेते, यहाँ वॉल्यूम लिखो यहाँ प्रेशर, कुछ भी चलेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना कि जब भी इन्वर्स रिश्ता होता है तो तुमको 1 प्रोपोर्शनैलिटी करके लिखना पड़ता है। अगर डायरेक्ट होता तो दीदी कैसे लिखते हैं, ऐसे कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायरेक्ट रिश्ता है। लेकिन अगर इन्वर्स होगा तो दीदी ऐसे कि प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिश्ता है। ये लिखने का एक तरीका है, ये भी सीखो यहीं कहीं, ये भी यहीं कहीं सीखो। गॉट माई पॉइंट? ठीक है दीदी। दीदी इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ तो गलत हो जाएगा क्या? अभी तो बताया फर्क नहीं पड़ता तुम किसको लेफ्ट में लिख रहे हो किसको राइट में लिख रहे हो, जैसे भी लिखो बात तो वही हुआ, बात तो वही हुआ। बोलने का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर मास कांस्टेंट रहेगा, तो अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर घटाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है दीदी, मैं इसको मिटा रही हूँ स्पेस के कमी होने के कारण। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनो दीदी, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को थोड़ा हटाइए, हटाइए इस प्रोपोर्शनैलिटी, बहुत झंझट क्रिएट कर रहा है। इस साइन को जब मैं हटाऊंगी बेटा तो मैं इक्वल टू लगाऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर लगाना पड़ेगा, 2, 3, 4, 5, 1.5, 3/5 समथिंग व्हाटएवर, कुछ कांस्टेंट यहाँ पे आएगा। ऐसे ही ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन नहीं हटता। क्यों दीदी? ये हम लोग वेरिएशन चैप्टर जब मैथ्स में करेंगे ना तब देखेंगे, अभी बस जो बोल रही हूँ समझो। तो दीदी अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा तो कुछ कांस्टेंट आएगा। अच्छा दीदी कांस्टेंट ऐसे क्यों आया दीदी? कुछ भी नहीं था, कांस्टेंट यहाँ आया था और यहाँ 1/p था, पहले से ही पड़ा हुआ, तो कांस्टेंट न्यूमरेटर के साथ इनटू होके k/p हो गया। बात को समझे? अच्छा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या मैं इसको PV = k लिख सकती हूँ? इसका क्या मीनिंग निकल के आया? इसका मीनिंग निकल के आया कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट नंबर देता है। ये समझ में नहीं आया, आओ फील करते हैं इसको। मतलब ये है, समझना, मान लो पहले प्रेशर 20 atm था और उस वक्त जो गैस का वॉल्यूम था वो 50 मीटर क्यूब था। सपोज उस समय जो गैस का वॉल्यूम था वो 50 मीटर क्यूब था। अब मान लो ये केस 1 था, ठीक है, तो PV का वैल्यू क्या निकल के आया, P1 V1 का वैल्यू इंटू करके क्या निकल के आया, 20 × 50, ये निकल के आया 1000। केस 2 लेते हैं, जहाँ पे कि मैं P2 का वैल्यू ले रही हूँ। सपोज मैंने प्रेशर को कम कर दिया, तो मैंने प्रेशर कम कर दिया, पहले 20 था अब 10 कर दिया। अब दीदी प्रेशर कम हुआ है और टेम्परेचर अगर मास कांस्टेंट है तो गैसेस एक्सपैंड करेंगे, और जब गैसेस एक्सपैंड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मान लीजिए वॉल्यूम बढ़ के 100 मीटर क्यूब हो गया, तो प्रेशर गिर गया, वॉल्यूम बढ़ गया। अब की बार P2 V2 निकालो, अब की बार भी तो 1000 आया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेशर और वॉल्यूम जब भी टेम्परेचर मास कांस्टेंट रहेगा तो हमेशा ये अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट नंबर देगा। क्या मतलब दीदी? ऑफ कोर्स P1 V1 करोगे तो 1000 आया, फिर जैसे ही तुमने प्रेशर को बदला वॉल्यूम भी ऐसे एडजस्ट होगा कि वापस से प्रोडक्ट 1000 ही आ जाएगा। सो दैट्स द ब्यूटी। बट ये तभी होगा अगर तुम इस कंडीशन को होल्ड करो। कंडीशन टूटा तो फिर टाटा बाय बाय, फिर बोलने का मौका नहीं देना। तो दीदी आप बोलना ये चाहती हैं कि मैं P1 V1 करूँ, P2 V2 करूँ, यानी P1 × V2
सॉरी P1 इंटू V1, P2 इंटू V2, या फिर मैं PN इंटू VN, मैं कुछ भी प्रेशर लूँ, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, कुछ भी PN यानी एनी नंबर, और फिर वही वाला वॉल्यूम उससे जो एडजस्टेड वॉल्यूम है उसके साथ अगर प्रोडक्ट करूँ, वो कांस्टेंट नंबर ही आएगा। दैट्स द आइडिया।